Hello everyone, this is Vandana and welcome back to the next class of idioms and phrases. तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के idioms और phrases के साथ. पहला है by hook और by crook. देखो इस मुहावरे को, इस इडियम को हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी भी काम को किसी भी कीमत पर करने की बात कर रहे होते हैं. जैसे कि आपने हिंदी में सुना होगा साम दाम दंड भेद. जब हम इस तरीके से बोलते हैं तो क्या बोलना चाह रहे होते हैं कि किसी भी कीमत पर उस काम को कर लीजिए. तो जब भी हमें किसी चीज़ पर ऐसा जोर देना होता है कि किसी भी हाल में, किसी भी सूरत पे मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, तो हम क्या बोलते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक. जैसे कि बाय एनी मीन्स गुड और बैड, किसी भी तरीके से, अच्छा हो या बुरा हो, यूजिंग वॉट एवर मैथड, किसी भी मेथड को यूज़ करके, नेसेसरी हो जो उस चीज़ को पाना, इन वॉट एवर वे कैन, किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में किसी चीज़ को पाने के लिए जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ हम इस ईडियम को यूज़ करते हैं, डेट इज़ बाय हुक और बाय क्रुक. ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कैरी द डे. कैरी द डे का मतलब समझ रहे हैं, जैसे बोला चल उठ यार अपना दिन पूरा कर, तो कब कहेंगे चलो उठ, कुछ पा, कुछ कर, कुछ विक्ट्री हासिल कर, अपने दिन को ख़त्म तो कर, अपने दिन को लेके तो चल. तो कैरी द डे का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं या कोई अपने आप को ही प्रोत्साहित करता है तो वो किस तरीके से बोलता है, विन अ विक्ट्री. मतलब इसका मतलब होता है कि किसी विक्ट्री को पाने के लिए जब हम बोलते हैं कि यार कैरी द डे, चल शुरू हो जा बस. ठीक है. बिकम द विनर, और फिर या फिर जीत के दिखाइए, विनर बन के दिखाइए, तब हम इस तरीके के इडियम्स को यूज़ करते हैं. उसके बाद थर्ड है कॉल इट अ डे. कॉल इट अ डे का मतलब समझिए कि कोई चीज़ है, कोई दिन है, उसमें मैंने जो कुछ किया उसके बाद मैं गिव अप करना चाहती हूँ, मैंने कहा बस आज के लिए इतना ही. आपने सुना होगा आज के लिए इतना ही बोलते हैं कि मैं गिव अप कर रहा हूँ भाई, आज के लिए इतना ही. तो कॉल इट अ डे. डे का मतलब दिन हो गया, मतलब इसको मैंने दिन घोषित कर दिया, मेरे लिए इतना ही था. तो जब हम किसी चीज़ के साथ गिव अप कर रहे होते हैं, हम किसी काम को छोड़ रहे होते हैं, बंद कर रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं कॉल इट अ डे. डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग. कुछ भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए या बंद करने के लिए जब हम डिसाइड कर लें या एग्री कर लें, टू गिव अप एंड गो बैक टू होम. गिव अप करना है और वापस जाना है तो हम क्या बोलेंगे, कॉल इट अ डे. ठीक है, आज के लिए इतना ही या मेरा दिन हो गया. ठीक है. उसके बाद कैच रेड हैंडेड. रेड मैंने आपको बताया था सभी नेगेटिव चीज़ों को एसोसिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. अब यहाँ कोई भी इल्लीगल अगर आप काम कर रहे हैं तो हम यूज़ कर रहे हैं रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़े जाना. आप हिंदी में सुनते होंगे, हिंदी में हम यूज़ करते हैं रंगे हाथों पकड़े जाना, लेकिन इंग्लिश में होता है रेड हैंडेड. कैच का मतलब होता है पकड़े जाना, किसी चीज़ को पकड़ने को कैच कहते हैं. तो रंगे हाथों पकड़े जाना, इन इंग्लिश इट इज़ कैच रेड हैंडेड. टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ कोई इलीगल काम कर रहा हो. कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम. ऐसी समय पर पकड़ा जाए, कुछ ऐसे एक्ट करते हुए पकड़ा जाए जिसमें वो क्राइम कर रहा था, तो हम बोलते हैं कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़े जाना. उसके बाद च्यू द कर्ड. च्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को चबाते रहना. ठीक है, चबाने को च्यू कहते हैं. कड का मतलब होता है जुगाली. आपने देखा होगा जानवर जो होते हैं ना, मोस्टली जैसे गाय भैंस वगैरह, ये कुछ भी चारा वगैरह खाती हैं तो इनकी आदत होती है मुंह चलाते रहने की. तो ये क्या कर रही हैं, एक स्लो प्रोसेस है, उसको रिपीटेडली कुछ कर रही हैं और आपको ऐसा लगेगा ये कुछ सोच रही हैं, ये बहुत ध्यान में है. तो उसी फ्रेज को हम कब यूज़ करते हैं, कंटेम्पलेटिंग के टाइम पर. यहाँ मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए मनन करना, किसी चीज़ को सोचते रहना, तब हम यूज़ करते हैं च्यू द कर्ड. टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग. किसी चीज़ के बारे में बहुत ही आराम आराम से सोचे जा रहे हैं. थिंक डीपली. अगर हम बहुत ही गहराई से जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं तो बड़ा ध्यान से, ध्यान लगाकर शांति में सोच रहे होते हैं. जैसे आपने देखा हो गाय भैंसे बैठी रहती हैं और धीरे धीरे च्यूइंग करती रहती हैं, अपना जो भी चारा वगैरह खाती हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, च्यू द कर्ड बोलते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है चिकन हार्टेड और कॉलिंग समवन चिकन. अब देखिए चिकन हार्टेड का मतलब है चिकन का हार्ट. आप खुद सोच के देखिए कि एक मुर्गे का दिल जो है वो किस तरीके का होता होगा. ऑब्वियसली वो दिन रात यही देख रहा है कि उसके आसपास वालों को उठाया जा रहा है, काटा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है. तो जब हम किसी व्यक्ति को, किसी सिचुएशन को ऐसा बोलना चाह रहे होते हैं ना, यार तू बड़ा कमज़ोर है, तू बहुत डरपोक है, तू बहुत चिकन हार्टेड है. ठीक है. या फिर जब हम किसी को चिकन बोलते हैं तो उसका मतलब भी यही होता है कि हम उसको डरपोक,
टिमिड बोलना चाह रहे हैं, कॉवर्ड बोलना चाह रहे हैं, इन सभी चीज़ों का मतलब डरपोक होता है, ठीक है। इजीली फ्राइटेंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ से बहुत आसानी से डर जाना, फ्राइटेंड का मतलब होता है, ठीक है। तो जब भी कोई डरपोक हम किसी को बोलना चाह रहे होते हैं तो हम उसे या तो चिकन बोलते हैं, चिकन हार्टेड बोलते हैं। उसके बाद है चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल। आप समझ गए होंगे इसी से ही, कोई भी खेल, बच्चों के खेल बहुत आसान होते हैं, गुड़िया गुड्डो वाले खेल होते हैं, बड़ा आसान होते हैं। तो कोई भी चीज़ जब बहुत ईजी होती है तब हम उसे ऐसे बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल चाइल्ड प्ले है यार, ठीक है। समथिंग डेट इज़ वेरी ईजी टू डू, कुछ चीज़ जो कि बहुत आसान है करने के लिए, अ वेरी ईजी टास्क, कोई टास्क जो है वो बहुत आसान है तो बोलते हैं तो बच्चों का खेल है, तो बहुत, ये तो एक चाइल्ड्स प्ले है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, एक ऐसी चिप जो पुराने अपने ब्लॉक से एसोसिएटेड है, मतलब एक लिंक दिखाई दे रहा है। तो जब हम अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, अपने माता या पिता को रिजेंबल करते हैं, हमारी कुछ आदतें या हमारा कैरेक्टर कुछ भी अगर हमारे पेरेंट्स को रिजेंबल करता है ना, तो हम उसे बोलते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। जैसे कि आपने सुना होगा, ऐसा बोलते हैं जैसा बाप वैसा बेटा, ठीक है। जब कोई हमें दिखाई देता है कि यार बेटा भी बाप की तरह है, अगर फादर जो है बहुत हार्ड वर्किंग है और बेटा भी हार्ड वर्किंग है, तो हम ऐसा बोल देते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। तो जब हम इस तरीके की बातें बोलना चाह रहे होते तो एज अ ईडीएम हम उसे कैसे बोलते हैं, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, उसको देखकर उसके पापा की याद आना। समवन सिमिलर इन कैरेक्टर और बिहेवियर टू वंस फादर, किसी अपने पापा की तरह उसका कैरेक्टर या बिहेवियर होना, या रिजेंबलिंग पेरेंट्स, ज़रूरी नहीं है फादर बट मदर की तरह भी है अगर बच्चा, तो भी हम इसको बोल सकते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। उसके बाद नेक्स्ट है कॉक एंड द बुल स्टोरी। कॉक का मतलब यहाँ होता है एक मेल चिकन, मतलब जब हम मुर्गे की बात करते हैं तो उसे कॉक बोलते हैं, और बुल का मतलब होता है सांड। आप समझ सकते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था चिकन, मुर्गे की बात हो रही है, मुर्गे का दिल कैसा है, बिल्कुल कमज़ोर सा, और बुल का मतलब होता है क्या, बुल का मतलब सांड होता है, कितना पावरफुल होता है। तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है ना, उन दोनों की क्या ही स्टोरी होगी। देखो कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है उनका बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग वही है, मैं आपको ना कुछ चीज़ें आप किस तरीके से याद कर सकते हैं उस तरीके से भी समझाने की कोशिश करती हूँ। तो कॉक एंड द बुल स्टोरी का मतलब होता है जब कोई चीज़ अनबिलीवेबल होती है ना, कोई मैच ही नहीं है दोनों का, उन दोनों की क्या स्टोरी, एक बहुत डरपोक और एक इतना पावरफुल फियरलेस, डरता नहीं है जो किसी चीज़ से, उन दोनों की क्या स्टोरी है। तो जब हम कोई चीज़ अनबिलीवेबल होती है ना तो हम बोलते हैं तो बिल्कुल कॉक और बुल की स्टोरी की तरह है। एंड अनबिलीवेबल और एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुकी, मतलब कोई बेतुकी बात कर रहा है, कोई बेतुकी चीज़ है, बेतुकी स्टोरी बता रहा है, तो हम ऐसी स्टोरी या बात के लिए या वाक्यों के लिए, सेंटेंसेस के लिए क्या यूज़ करते हैं, कॉक एंड द बुल स्टोरी। उसके बाद है कुक द बुक्स। कुक द बुक्स का मतलब है कुक करना बुक्स को। आप इमेजिन कीजिए, मुहावरे का कोई सेंस नहीं होता रियलिटी में, लेकिन आप उससे ना थोड़ा सा समझ सकते हैं कि कहना क्या चाह रहे होते हैं। कुक करना मतलब बुक्स को पका दिया एज इन कुछ छेड़छाड़ कर दी, ठीक है। तो जब हम किसी भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं तब हम इस ईडियम को यूज करते हैं कुक द बुक्स। टू फॉल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फॉल्सिफाई कर दिया, फॉल्सिफाई मतलब गलत, कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर दी, गलत ठहरा दिया किसी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को। डिसऑनेस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में डिसऑनेस्टी आ गई, ठीक है। ऑनेस्टी का मतलब होता है वफादारी और डिसऑनेस्टी मतलब वफादारी का बिल्कुल उल्टा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, जब हम किसी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के साथ, किसी डॉक्यूमेंटेशन के साथ जब हम छेड़छाड़ करते हैं तो उसको बोलते हैं कुक द बुक्स, बुक्स पका डाली, ठीक है। कूल एज अ कुकुम्बर, खीरे की तरह ठंडा, खीरा गर्मियों में ही आता है, बहुत ठंडा होता है, ठीक है। प्रकृति का भी आप ये देखिए कि गर्मियां हैं तो ठंडी ठंडी चीज़ें आती हैं जो इंसान को ठंडा रख सके। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो नेचर है वो कितना इंटेलिजेंट है, उसी तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं कि कुकुम्बर जो है वो गर्मियों में आता है, कितना कूल है। तो इसी से ही समझिए कि खीरे की तरह ठंडा, कोई चीज़ अगर बिल्कुल ठंडी है, शांत है, इसका मतलब वो नर्वस नहीं है, वो बिल्कुल इमोशनल नहीं है, बिल्कुल काम है, रिलैक्सिंग मोड पे है। तो जब कोई ऐसे मोड पे होता है ना तब हम उसे बोलते हैं ये तो कूल एज अ कुकुम्बर है। नॉट नर्वस, ना वो नर्वस है ना इमोशनल है। टू बी काम एंड कंपोज, बिल्कुल काम है, शांत है, कंपोज्ड है। कूल एज आइस, बिल्कुल आइस की तरह ठंडा है, रिलैक्स है, तब हम कहते हैं कूल एज अ कुकुम्बर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्रैक समवन अप,
जोक क्रैक करना, आप देखते हैं जोक क्रैक करा, उसी क्रैक से आप इसे एसोसिएट कर लीजिए। क्रैक समवन अप, किसी को हंसा देना। क्रैक समवन का मतलब होता है, समवन अप का मतलब होता है लाफ आउट लाउड, बहुत तेजी से हंसाना। हंसा दिया मतलब आप, मतलब उठा दिया, आप ये समझ लीजिए, इस तरीके से एसोसिएट कर लीजिए। लाफ आउट लाउड, टू मेक समवन लाफ, किसी को हंसा देना, बहुत जोरों से हंसा देने को बोलते हैं क्रैक समवन अप। ठीक है, उसके बाद है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कोई चीज़ अगर आपकी हाथ और पैर मांग रही हो तो वो कितनी महंगी या उसमें कितना पैसा चाहिए, तो हम इसको यूज़ करते हैं वेरी एक्सपेंसिव, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। मतलब इसको हिंदी में ऐसा समझ लीजिए कि महंगा पड़ना, तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, तब हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब आपकी हाथ और पैर दोनों चीज़ें चाहिए। जो चीज़ आपकी दोनों चीज़ों की डिमांड कर दे, मतलब आप किसी भी हाल में अपने हाथ और पैर किसी चीज़ को धोगे नहीं, तो वो चीज़ महंगी हुई ना। ठीक है, तो कोई चीज़ महंगी होना या तुझे महंगा पड़ेगा करके बोलने को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, वेरी एक्सपेंसिव, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी नीडेड। ठीक है, उसके बाद क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। अरे भाई तभी क्रॉस करना ना जब तू ब्रिज पे आ जाए, इसका मतलब ये है। पहले से क्यों टेंशन ले रहा है यार, मुझे ब्रिज क्रॉस करना है, ब्रिज क्रॉस करना है, जब तू ब्रिज आ जाए तब क्रॉस कर लेना। आप समझ गए होंगे, इसका मतलब ये जब दिक्कत आए तब सोचना ना अभी से क्या सोच रहा है, तो हम इसको यूज करते हैं। डील विथ समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, डील तभी करो जब जरूरत है। ठीक है, डील विद ए प्रॉब्लम व्हेन अराइजेस, जब प्रॉब्लम आएगी तब की तब देखी जाएगी, ऐसा बोलते हैं हिंदी में। उसका मतलब यही है, क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, जब उस पे आओ तभी क्रॉस करना, जब बात आएगी तब की तभी देखेंगे, अभी से क्या टेंशन लेनी। उसके बाद है क्रॉस योर फिंगर्स। आप देखते होगे, इसको ऐसा समझिए कि क्रिकेट मैच चल रहा है, उसके बिल्कुल लास्ट का ओवर आ रहा है, लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए, आप ऐसा कर लोगे। ठीक है, इस तरीके के एक्सप्रेशंस आप फेस करोगे, इस तरीके से आप अपनी फिंगर्स को जो है क्रॉस कर लोगे, तो आप क्या कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं ये अपने आप को नर्वस फील करा रहे हो कि आप ऐसा कुछ विश कर रहे हो कि कुछ सक्सेसफुल हो जाए, कुछ लक आ जाए, या फिर आप होप कर रहे हो। तब हम क्या बोलते हैं, मेरी फिंगर्स क्रॉस्ड है। ठीक है, लेट्स फिंगर्स क्रॉस्ड ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो फिंगर्स कब क्रॉस्ड हैं, जब आप किसी अच्छी चीज़ की होप कर रहे हैं, टू होप डेट थिंग्स विल हैपन इन द वे डेट यू वांट देम टू। आप जब होप कर रहे हैं यार बस हो जाए, कैसे भी ना एग्जाम क्लियर हो जाए, जब आप कोई ऐसी चीज़ चाह रहे हैं जो बस हो जाए, आप चाह रहे हैं और वो हो जाए, आप चाह रहे हो, तो हम बोलते हैं फिंगर क्रॉस्ड करना। आप चाह रहे हैं बस लास्ट बॉल पे भगवान छक्का पड़ जाए, तो आपने क्या किया हुआ है, फिंगर क्रॉस्ड की हुई है, आप ऐसे बैठ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम चाह रहे हैं बस छक्का पड़ जाए ताकि इंडिया जीत जाए। टू विश फॉर गुड लक एंड सक्सेस, जब आप विश कर रहे हैं गुड लक के लिए या फिर सक्सेस के लिए, तो हम फिंगर क्रॉस्ड करते हैं। ठीक है, ये हमारे नेक्स्ट 15 ईडियम्स हो गए हैं। मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर से 15 ईडियम्स लेके आऊँगी। मैंने अपनी पहली क्लास में भी बोला था मोस्ट रिपीटेड वंस मैं इस समय करा रही हूँ, क्योंकि उन्हीं के ही चांसेस हैं दोबारा से आने के लिए। अगर आप इन्हें भी कर लेते हैं, मेरी सीरीज़ के साथ जुड़े रहते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अंदर कुछ ऐसे भी हैं जो नए हैं, तो मैं मिक्स करके पढ़ा रही हूँ। ज़्यादातर मैं फोकस कर रही हूँ कि किस तरीके से रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।